पी साईनाथ जी का यहाँ पर स्वागत के संदर्भ में कुछ शब्द। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय की ओर से श्री पी साईनाथ जी का और आप सबका इस सभागार में स्वागत है। साईनाथ जी से के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं एक वाक्य कह रहा हूँ। उनकी किताब मैंने जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त पढ़ी थी, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। तो जब इसका टाइटल देखा मैंने तो मुझे लगा कि ये टाइटल थोड़ा सा अजीब लगता है कि ड्राउट को या अकाल को कोई पसंद कैसे कर सकता है। तो उस समय का जो मेरा अनुभव था उसमें मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसके पन्ने पलटे तो ये वास्तविकता मेरे सामने आई कि वाकई जो क्लैमिटीज़ होती हैं, जिस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इसके भी कुछ फ़ायदे कुछ लोग उठाते हैं और इसका भी अपना पूरा एक बाज़ार है। मीडिया में इन चीज़ों को शायद मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी जानकारी जितनी है उसमें मेरे ख्याल से सबसे बात इस तरह के इशू को लेकर इतनी डिटेल इतनी थॉरो कोई किताब मैंने पहली बार देखी। साईनाथ जी से एक मेरा रिश्ता दूसरा भी है कि वो हमारे लिए अल्मा माटा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिसमें उन्होंने पढ़ाई की, मुझे भी वहाँ जाने का गौरव मिला। मैं एक बार फिर से उनका स्वागत करता हूँ यहाँ पर, और मुझे वाकई गर्व है कि मैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। साईनाथ जी का स्वागत करता हूँ। और आज जब इस देश की पत्रकारिता से मुझे भी 50 साल हो गए, गो कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंचने वाला पत्रकार नहीं हूं जिस ऊंचाई तक और जिस व्यापकता तक साईनाथ जी गए हैं, लेकिन फिर भी आज जब देखते हैं 50 साल पहले, 40 साल पहले और आज की पत्रकारिता में, तो ऐसा लगता है कि आज के अखबार से बल्कि मीडिया से गरीब और गांव दोनों गायब होते जा रहे हैं। स्त्री का भी जो सही चित्रण है, वो उनका जो दर्द है, उनकी जो उदासियां हैं, उनको समेटने, सहेजने या उनको पेश करने वाली मीडिया या पत्रकारिता अब नहीं रह गई। तो साईनाथ जी ने एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट की किताब मैंने भी पढ़ी थी और शायद 96 में छपी थी, 97 में पढ़ी होगी। आज तो वो पेंगुइन क्लासिक्स में मानी जाती है उसमें। और ये लगातार हिंदू को भी इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि रूरल इंडिया के वो पैरोकार बने हुए हैं, उसके एडिटर हैं बाकायदा। वो शायद अकेला संस्थान है जिसमें रूरल इंडिया की रिपोर्टिंग और राइटिंग के ऊपर नज़र रखने के लिए या उसका संपादन करने के लिए कोई संपादक रखा गया है। साईनाथ जी की उपलब्धियां विशाल हैं, इस देश को उनके ऊपर गर्व होना चाहिए। ये बहुत लंबा चौड़ा परिचय मेरे पास उनका है, जिसे मुझे पढ़ने में 20 मिनट लग गए, सुनाने में आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ी सी उपलब्धियों का हल्का सा उल्लेख उन नए विद्यार्थियों के लिए करना चाहूँगा। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि मीडिया के बाज़ार में जहाँ पूंजी का प्रवेश होने के बाद विचार लगभग जलावतन हो चुका है मीडिया से, वहाँ पर विचार को पुनर्स्थापित करने के लिए और इस देश में जो भयानक असमानताएं पसरती चली जा रही हैं कि संपन्न बहुत संपन्न होते जा रहे हैं, एक वर्ग अब बिल्कुल एक अलग चमकते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करता है और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि वंचितों की कतार में खड़ा है, उसकी तरफ देखने वाला, उसकी सुध लेने वाला। उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उन तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, ये करना तो बहुत दूर, उस पर नज़र रखने वाला कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। ऐसे वक्त में पी साईनाथ जी ये जो काम कर रहे हैं, एक बहुत सचेतक का काम, एक निगरानी रखने का काम और एक पत्रकार का जो बड़ा दायित्व होता है, टू कम्युनिकेट, टू एजुकेट और टू परसुएट, वो तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। और आज का मीडिया तो टू एंटरटेन को शायद
का मूल मंत्र गुरु मंत्र बना करके बैठ गया है। तो जिस मीडिया का प्रकृति, संस्कृति, मानवता, गांव तथा गरीब से कोई सरोकार नहीं रह गया, राजसत्ता, नौकरशाही, उद्योगपति और इन सब के गलियारों में सक्रिय रहने वाले दलालों ने मीडिया को अपने धंधे में तब्दील कर लिया या अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त, उस कठिन दौर में, उस कठिन समय में हमें एक उम्मीद की किरण दिखती है कि साईनाथ जी से और इनके उन असंख्य शिष्यों से। प्रशंसक तो मैं भी हूँ, मैं शिष्य नहीं कह सकता, प्रशंसक तो मैं भी हूँ। उनसे एक उम्मीद की किरण दिखती है कि कहीं कोई लौ जल रही है। इन्हें आप सोचिए कि 1 लाख किलोमीटर की इन्होंने यात्राएं की, देश को नापा, 1 लाख किलोमीटर तक गए हैं और विविध माध्यमों से, जिनमें बैलगाड़ी और साइकिल भी शामिल है, और 5000 किलोमीटर तो ये पैदल चले हैं इन्होंने। आप एवरीवन लव्स ए गुड ड्राउट पढ़िए तो आपको सरगुजा का दर्द और सरगुजा की असलियत और सरगुजा को दर्द पहुंचाने वालों के चेहरे भी अपने सामने नज़र आते हुए, झिलमिलाते हुए दिखने लगेंगे। ये इस तरह की एक लेखनी को एक शस्त्र बना करके और उस लेखनी को एक आतिशी आईने की तरह बहुत सूक्ष्म वस्तुओं की तह तक पहुंच करके पकड़ कर लाने का जो काम ईसाई साहब ने किया है, वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत उत्प्रेरक होगा और उनको एक दिशा देने का काम करेगा। कुछ थोड़ा सा जो इनको पुरस्कार सम्मान मिले हैं उनका हल्का सा उल्लेख। पी साईनाथ जी को, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाने वाला रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है। ये साहित्य और पत्रकारिता दोनों में इनका जो योगदान है उसको लेकर के दिया है। पी साईनाथ पहले भारतीय रिपोर्टर हैं जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रथम ग्लोबल ह्यूमन राइट्स जर्नलिज्म प्राइज सन 2000 में प्राप्त हुआ। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने इन्हें 2011 में डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। चूँकि आप सबकी और मेरी भी रुचि श्री साईनाथ जी को सुनने की है, इसलिए मैं आपके बीच ज़्यादा देर खड़ा नहीं होऊंगा। मैं तो आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस इक्वली बैडली। कुछ महीने पहले मैंने आंध्र प्रदेश में था, वहाँ डिमांड आया ऑडियंस से कि आप तेलुगु में बात करो। मैंने कहा ठीक है, देखो एक आंध्र प्रदेश के बारे में एक फीचर है जो मैं बहुत ट्रेजर करता हूँ। आंध्र प्रदेश के इतिहास में कभी भाषा संबंधित ये लिंग्विस्टिक राइट कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं तेलुगु में बात करूँगा तो आज ही शुरू हो जाएगा। तो फिर भी डिमांड है कि नहीं हम राइट दगा नहीं करेंगे, आप बात करो। तो मैं तेलुगु में बात किया। वैसे भी आज हिंदी में, इंग्लिश ये मुंबईया भाषा है, एक मुंबईया हिंदी तो अलग भाषा है, जैसा आपका अलग अलग डायलेक्ट है, हमारा भी एक अलग डायलेक्ट है। चार भाषा जुड़ा है उसमें, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, और जो भी अगर कच्छ से आया है वो कच्ची भी मिक्स हो जाती है। मारवाड़ से आया तो मारवाड़ी। तो एक धारावी में एक पॉटर है जिसके ऊपर हमने एक फिल्म बनाया, वो कच्ची हैं और धारावी में रहता है, और वो 4 भाषा मिक्स करके बात करते हैं। वो बोल रहा है हमारे हमको कि सम पॉटर्स आर वेरी फास्ट, सम पॉटर्स आर वेरी स्लो, और आई एम वेरी फास्ट। वो आई एम वेरी फास्ट कहने के लिए बोला मुझे स्पीडी फास्टी है। उसमें 4 भाषा है सर, मुझे स्पीडी फास्टी है। एनीवे, तो कोशिश करता हूँ। ग्रामीण भारत और मीडिया, देखो मीडिया तो बहुत कम काम करती है ग्रामीण भारत में, तो पहले हम ग्रामीण भारत के ऊपर फोकस करेंगे। व्हाट इज दिस एंटिटी कॉल्ड रूरल इंडिया? मेरी समझ में रूरल इंडिया इज दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट है इस प्लैनेट में, दुनिया में।
वो रूरल इंडिया है। अब देखिए नया पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, अब देखिए चाइनीज कंट्री साइड भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना हेट्रोजेनस नहीं है, और मेरे आंख में इतना सुंदर नहीं है। The beauty and complexity and diversity of rural India is unique. There is also rural India में और बहुत हैं जो ब्यूटीफुल नहीं है और यूनिक नहीं है और बहुत अगली है और बहुत खराब है, वो भी डिस्कस करना है, वो भी कैप्चर करना है पत्रकार में। लेकिन आप वो कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, 83 जन, एक वो कॉन्टिनेंट है, देश नहीं है। 833 मिलियन पॉपुलेशन रूरल इंडिया का 2011 सेंसस में, और वो 83 करोड़ जन कितने भाषा में बात करते हैं? 780। सेंसस के प्रकार 1600, इसलिए कि सेंसस ऐसा काउंट करेंगे, मदर टंग काउंट करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ओवरलैप हो जाती है। हो सकता है कि इनका भाषा और हमारी भाषा एक ही है, लेकिन जब हम सेंसस में डिस्क्राइब करते हैं मदर टंग, अलग अलग नाम देते हैं। तो एक्चुअली 780 से कम नहीं है। अभी जिसने लिंग्विस्टिक सर्वे किया है, प्रोफेसर गणेश देवी, कुछ दिन पहले हमको, मैंने फ़ोन से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि देखो हमारा एरर हुआ, हमने 100 कम काउंट किया, एक्चुअली ये 900 तक आएगी, और वो भी 250 भाषा मरने के बाद। पिछले 50 साल में 250 लैंग्वेजेस हैव डाइड। Even then there are 880, 900 languages, लेकिन प्रिंटेड वर्जन ऑफ पीपल्स सर्वे, लिंग्विस्टिक सर्वे में 780 दिया है, नाम दिया है, ऑरिजिन फैमिली, इंडो टिबेटन फैमिली, इंडो आर्यन फैमिली, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, द्रविडियन फैमिली। बहुत लोग को समझ नहीं आते हैं कि आर्यन और द्रविडियन ये रेस का नाम नहीं है, ये लिंग्विस्टिक ग्रुप का नाम है, लिंग्विस्टिक फैमिलीज का नाम। तो और कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, वो 780 भाषा के अंदर। भारत में 6 भाषा हैं जिसका 6 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है। 5 करोड़ से ज्यादा कह सकते हैं। 6 भाषा है जिसका 5 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है। 3 भाषा है जिसका 8 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है, और एक भाषा है जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है। ठीक है, वो एक तरफ। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में भाषा है जो 2000-3000 ह्यूमन इंसान बात करते हैं, बस यूनिक लैंग्वेजेस। फैमिली एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ कि आर्यन है या द्रविडियन है या इंडो टिबेटन है, वो भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ओडिशा में जाएंगे, मलकनगिरी, बोंडा, सिर्फ 2000-3000 जन वो भाषा में बात करते हैं, वो यूनिक भाषा है और कोई बात नहीं करता उसमें। त्रिपुरा में जाएंगे तो साइमोर भाषा है, SAIMOR, अभी सिर्फ 4 स्पीकर है, बाकी 4 स्पीकर्स आर अलाइव इन दैट लैंग्वेज। तो एक तरफ बहुत सारा भाषा है कि 3000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख स्पीकर है, और एक दूसरी तरफ भाषा है जिसमें 5 करोड़, 8 करोड़ से ज्यादा स्पीकर है। मुंबई ऐसी जगह है, आप हर दिन सबर्बन ट्रेन में, मुंबई, I am a Telugu born and brought up in Tamil Nadu, living in Mumbai for the last 30 years. मुंबई का सबर्बन ट्रेन में आप सुन सकते हैं
भारत का 21 भाषा में काउंट कर चुका हूँ हर दिन। नागा मिजो लैंग्वेजेस भी बोलते हैं उसमें ना, लोग हैं वहाँ मुंबई में। और जितना और कॉम्प्लेक्सिटी इतना है देश का, बहुत सारा स्टेट, 2-3 स्टेट है, राज्य है जिसका ऑफिशियल भाषा 8 शेड्यूल में नहीं आती। त्रिपुरा और मेघालय का ऑफिशियल भाषा वो 8 शेड्यूल में, मिजोरम का ऑफिशियल भाषा वो 8 शेड्यूल में नहीं आती है, लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। 8 शेड्यूल में 22 भाषा है। 8 शेड्यूल का मतलब है कि 22 भाषा है जो भारत सरकार इज कमिटेड टू प्रमोटिंग। ये 22 भाषा वी आर कमिटेड टू प्रमोटिंग एज ए नेशन दोस 22 लैंग्वेजेस। लेकिन राज्य का अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो कुछ लोग इसको देख के डरते हैं कि इसमें, इस केओस में कैसा ऑर्डर लाना है। मैं इसको देख के आई फील वेरी रिच एंड वेल्दी दैट माय कंट्री, माय सोसाइटी हैज such an astonishing wealth of human creation and creativity. तो एक है। दूसरा, occupational diversity। हिंदुस्तान की कंट्री साइड में, देहात में ऐसा ऑक्यूपेशन है कुछ सिर्फ साउथ एशिया में मिलेगा आपको, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप देख सकते हैं, जैसा टॉडी टैपर्स कहते हैं, जो पेड़ के ऊपर चढ़ के ये पाम जैगरी लेते हैं या टॉडी लेते हैं, एक ही सोर्स है दोनों के लिए। तो वो प्रोफेशन ये 5 साउथ एशिया नेशंस और फिलीपींस में आपको मिलेगा, दूसरी जगह में नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में और प्रोफेशन है जो आपको अभी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो किसी भी देश में 300 से ज्यादा वीविंग स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स ऑफ वीविंग। किसी को मालूम नहीं है कि पॉटरी का कितना स्कूल है देश में, इस देश में नोबडी नोस। एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 6 स्टाइल ऑफ वीविंग और 6 स्टाइल ऑफ पॉटरी दिखा सकता हूं। ये और प्रोफेशंस देखिए, मलाबार में एक प्रोफेशन है कलासी। आजकल कलासी बोल के लोग समझता है कि वो चपरासी होगा, ऐसा कुछ होगा, नहीं, तो उसका प्रोफेशन नहीं था। दिस प्रोफेशन एग्जिस्टेड बिफोर जीसस क्राइस्ट, और वही जो किया उस समय क्राइस्ट के पहले, वही आज भी कर रहे हैं। कलासी का मतलब क्या है? वो एंशिएंट हाइड्रोलिक्स एक्सपर्ट्स। मतलब जब आप एक बड़ा शिप बनाया, शिप कहाँ बनाते हैं? पानी में नहीं बनाते हैं, सूखा हुआ जमीन में बनाते हैं। तो वो सूखा हुआ जमीन से उसको कैसा लेके पानी में डालना बगैर बिना डैमेज होने, इसलिए कि 2000 साल पहले अब बड़ा जहाज बनाया, सब लकड़ी का है, लकड़ी में डैमेज। और उस समय आपको ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, बुलक कार्ट में नहीं ले सकते हैं बड़ा जहाज जिसमें 500 नेवी का सैनिक जाते हैं। तो उसको कैसा पानी में डालना, वो कलासी का काम है। वो ठीक है, 2000 साल पहले छोड़ो, ईयर 2000 तक आइए, मतलब 14 साल पहले केरल में साइक्लोन हुआ। एक ट्रेन था, ब्रिज से गिर गई नदी में, और ऐसा गिरी वो गुड्स ट्रेन बिल्कुल नदी के बीच में गिर गया। तो फौज सब आ गया, आर्मी आ गया, क्रेन्स लेके आ गया, उसको निकाल नहीं पाए। क्यों? क्रेन तो सफिशिएंट था आर्मी का, लेकिन उसको पहुंचना कैसा, इसलिए कि वो बिल्कुल पानी के अंदर बीच में गिर गई वो। तो केरल सरकार ने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट दिया खलासी को, आप लोग निकालो वहां से, और कोलैबोरेशन हुआ। मतलब खलासी लोग ने कहा हम किनारे तक लाते हैं, और उसके बाद आर्मी ने क्रेन में लेके जाएंगे। 5 दिन के अंदर अंदर वो बाहर लाया ट्रेन, 100 आवर्स में।
वो ऐसा नहीं है कि रस्सी बांध के ऐसा नहीं, पानी में डूब के, पानी में जाके अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स क्रिएट करके, लोकल एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करके, नदी का फोर्स, नदी का शक्ति यूज करके वो ट्रेन किनारे पे लाए। ये हिंदुस्तान, ये प्रोफेशन एक जमाने में हर देश में ऐसा एक प्रोफेशन था, कलासी का। रोम में था, यूरोप में था, सब जगह, लेकिन अभी कहीं नहीं बचा है। और 2000 फैमिलीज है उसमें कलासीस, और अभी जो काम कर रहे हैं उसी प्रोफेशन में वो गल्फ में काम कर रहे हैं, इसलिए कि वो 2 लॉन्च करते हैं सऊदी अरेबिया से। या तो 2000 साल का स्किल है आपका, हाइड्रोलिक्स एक्सपर्टीज, लोकल हाइड्रोलिक्स विजडम। ये दैट इज द यूनिकनेस ऑफ ग्रामीण भारत। लेकिन पिछले 20-30 साल में बहुत सारा प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें बहुत यूनिक भाषाओं, यूनिक ऑक्यूपेशन सब डिसइंटीग्रेट। पत्रकार लोग और मीडिया का लोग, ये एक प्रॉब्लम है उसका, वो कभी रीडिंग नहीं करते, पढ़ते नहीं। रिपोर्ट मिलेगा सरकार से, वो एग्जीक्यूटिव समरी जो होता है वो पढ़ते हैं। 1 पेज का समरी आता है पब्लिक पीआर डिपार्टमेंट से, पीआईबी से, बड़ा 400 पेज का रिपोर्ट होगा और 1 पेज का समरी होगा, वो 1 पेज समरी से न्यूज़ बना देते हैं। 2011 का सेंसस में स्टार्टलिंग ड्रामेटिक डेटा और रेवलेशंस है। अब तक उसके ऊपर सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ, बहुत स्टार्टलिंग है, और ये बहुत सीरियस इश्यूज आ रही है 2011 सेंसस से। और ग्रामीण भारत, रूरल इंडिया का क्राइसिस इतना बड़ा है, इतना सीरियस है। और देखिए, मैंने एक दो शब्द और यूनिकनेस के बात करता हूँ जो आई एसोसिएट विद इंडियन कंट्री साइड। मैं अभी मेरा साइट पे psainath.org पे 3-4 स्टोरी रखा है इडुक्की से। इडुक्की जिला केरल में। केरल हो सकता है कि केरल तो है मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन इडुक्की बहुत ट्राइबल एरिया है। केरल के अंदर वो लिटरेसी रिलेटिवली कम है, मतलब इडुक्की का लोअर लिटरेसी बाकी राज्य से हायर है, लेकिन कम है केरल स्टैंडर्ड से। मैं वहां गया, एक पंचायत है, एक पूरा केरल में एक ही आदिवासी पंचायत है, एडमालकुडी। एडमालकुडी पंचायत, आपको पंचायत में पहुंचना है तो कम से कम 18 किलोमीटर जंगल में जाना है, और ऑर्डिनरी जंगल नहीं है, ये जंगल जो वाइल्ड एलिफेंट्स कंट्रोल दैट एरिया, वो एरिया में आपको जाना है पहुंचने के लिए। और इतना फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल प्लेस है, और हम सोच रहे हैं कि लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। और मैं एक 73 ईयर ओल्ड आदमी को मिला, जहाँ जंगल के एज पे, वहाँ वो कॉलोनी जैसा हम फलिया कहते हैं यहाँ, वहाँ कुड़ी कहते हैं। 24 कुड़ी है वो पंचायत में, एक ही आदिवासी जात मूतावन। तो मैं सोच रहा था कि लोग को अगर जो भी चाहिए वहाँ तक जाना है, 18 किलोमीटर, तमिलनाडु साइड जाएगा तो 25 किलोमीटर, हमको 43 किलोमीटर पैदल पे जाना पड़ा, इसलिए कि वो वाइल्ड एलिफेंट पूरा शॉर्टकट को कैप्चर कर दिया। लेकिन इस विल्डरनेस में एक 73 ईयर ओल्ड मैन, 73 साल का आदमी, चिन्ह तब्बी, एक टी शॉप रख के उसमें एक लाइब्रेरी चला रहा था, और उस लाइब्रेरी में 160 किताबें 2 जूट बैग में रखी, और बुक का
लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइब्रेरी का 25 रुपया, मंथली रिकरिंग कॉस्ट 2 रुपया, किताब लेने का नो कॉस्ट और 1 कप चाय मिलेगा आपको मुफ्त में। ब्लैक टी, वो बोलते हैं शुगर तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जो आते हैं उसको ब्लैक टी देते हैं। ये है ग्रामीण भारत। पेक्यूलियर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं जहां आपको और कहीं नहीं मिल सकते। मुझको सरगुजा में ऐसा आदमी मिला है, और उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी, उस पंचायत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी भी नहीं है। तो वो उस गांव का औरत, उस पंचायत का औरत कुटुंबश्री मूवमेंट से एक हेडलोड पोर्टर्स यूनियन फॉर्म किया और गांव में कैसा रोशनी पहुंचाया। वो 18 किलोमीटर से दूर से थ्रू द जंगल 120 सोलर पैनल्स, एक पैनल का वजन है 9 किलोग्राम। 60 औरत ने इंटू 120 इंटू 9, आप सोचिए वो वेट लेके थ्रू जंगल, थ्रू एलिफेंट टेरिटरी लाया और हर घर के ऊपर सोलर पैनल है। उनका पूरा यही ग्रामीण भारत। दिस इज रूरल इंडिया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कल्चर्स, यूनिक कल्चर्स, लेकिन बहुत ब्रूटल एंड अगली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें बहुत सारा भाषा मर रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारा कल्चर्स मर रहे हैं, एक्सपर्टीज, ट्रेडिशंस, स्किल्स, वो सब जा रही है। देखिए, आप सब जानते हैं कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? नादस्वरम। हर शादी में, हर मंदिर में वही। कितने लोग जानते हैं कि अभी 10 से कम फैमिली बचा है जो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, हैंड क्राफ्ट करते हैं। 2000 साल का एंटिक्विटी है उस इंस्ट्रूमेंट का, और वो सब छोड़ रहा है इसलिए कि उसमें सस्टेन नहीं कर सकते। वो किसान है, दे इसको करते हैं एज अ लेबर ऑफ लव, लेकिन अभी वो सस्टेन नहीं करते हैं। और 10-5 साल के अंदर हर नादस्वरम मशीन में बन जाएगी और आपका पूरा वो स्किल, वो ट्रेडिशन सब जाने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? सेंसस में देखिए, 2011 सेंसस में, 2011 सेंसस का, इट इज द फर्स्ट सेंसस इन इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एंड द फर्स्ट सेंसस सिंस 1921, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन का जो एडिशन हुआ 10 साल में, वो रूरल पॉपुलेशन का एडिशन से ज्यादा है। पिछले बार ये कब हुआ? 1921 में। क्यों हुआ? इसलिए कि वहां उस जमाने एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ। जो फौज फ्रांस में फाइट कर रहा था ब्रिटिश एम्पायर के लिए, उन लोग पे वहां उसी ये वेस्टर्न पावर्स ही केमिकल वॉरफेयर किया, मस्टर्ड गैस यूज किया, पॉइजन गैसेस यूज किया, और एक बड़ा विक्टिम्स में एक बड़ा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ। भारत का लॉस था 160 लाख जन उसमें मर गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 5 साल के अंदर, 1916 to 1920। और उस सेंसस में रूरल पॉपुलेशन नेट डिक्लाइन दिखती है, और इसलिए अर्बन पॉपुलेशन का थोड़ा रिलेटिवली हायर देन रूरल पॉपुलेशन। हमारा पिछले 5 साल में कोई ऐसा बड़ा एपिडेमिक नहीं था। सार्स हम रोया, लेकिन सार्स में 3 जन मरा बस। सूरत का प्लेग में 54 लोग मरा, ऐसा कुछ बड़ा एपिडेमिक नहीं था। तो क्या हो रहा है? फर्स्ट, complete breakdown of employment in agriculture is leading to highest migrations in our history.
अब 2001 का सेंसस देख लीजिए, 2001 का सेंसस देखिए तो उसमें देख इफ वी लुक एट दैट सेंसस 1991 टू 2001 में क्या हुआ, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गई 68 मिलियन से, मतलब 6.8 करोड़ बढ़ गया अर्बन, लेकिन रूरल पॉपुलेशन बढ़ गया 11.3 करोड़। तो तब भी 2001 में भी ग्रामीण भारत का इंक्रीज पॉपुलेशन वो था शहरी नगरी भारत से 40 मिलियन ज्यादा था, 4 करोड़ 4.5 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन 2011 में देखो नगरी भारत, शहरी भारत, उसका एडिशन हुआ 9 करोड़ और ग्रामीण भारत का एडिशन हुआ 9 करोड़ और नगरी भारत का हुआ 9.1 करोड़। मतलब 4.5 करोड़ एडवांस से 0.1 करोड़ माइनस हुआ। 10 साल में अंदर, 10 साल के अंदर वो होना है छोटी बात नहीं है। इट इज a huge demographic shift, a huge demographic transformation. How do we explain? ये देश में रूरल या अर्बन में बर्थ रेट तो गिर रही है रैपिडली, तो ये फैमिली साइज नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ग्रामीण भारत का फैमिली साइज बड़ा है शहरी भारत से, नगरी भारत से बड़ा है, तो वो नहीं कह सकते हैं। और एक और फैक्ट है 2011 का सेंसस में, 2011 का सेंसस में पहली बार बिलो 6 एज, बिलो 6 उम्र से नीचे जो पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट टर्म्स में डिक्लाइन हुआ। बिलो 5 उम्र के कम से पॉपुलेशन कम हुआ कंपेयर टू 2001, 6 मिलियन डिक्लाइन, एब्सोल्यूट डिक्लाइन। तो वो भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चा बहुत पैदा हो गया तो इसलिए ये डिफरेंस आ रही है, नहीं कह सकते। माइग्रेशन, लोग छोड़ के, घर छोड़ के, अभी आप कहीं भी जाइए उड़ीसा में या कहीं, आपको गांव मिलेगा जहां सिर्फ बूढ़े हैं या बहुत छोटे बच्चे, बीच वाले जनरेशन पूरा माइग्रेट हो गया। मैं पहली बार कब रायपुर आया पुरुषोत्तम के साथ, जब हम कालाहांडी में स्टडी कर रहा था माइग्रेशंस को। जब सीजन आया सब लोग उठ के यहाँ आ गए रिक्शा लेने के लिए, और बात उसके बाद जाते हैं आंध्र प्रदेश विजयनगरम में ईटा बनने के लिए, ब्रिक्स बनने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ देखो ये 200 साल चल रहा है, माइग्रेशन बहुत बढ़ गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब पहले 93 में अगर आप देखेंगे कालाहांडी टू रायपुर हर दिन 2-3 बस था, और वो भी 3-4-5-6 स्टॉप करके रायपुर आती है। 96-97 में जब हमने देखा था हर दिन 11 बस था। अभी उससे डबल, लेकिन अलग अलग स्टेशन से आ रही है, सिर्फ भवानीपटना से नहीं, अलग अलग डेस्टिनेशन से ही आ रहा है। मतलब ट्रैफिक, माइग्रेशन ट्रैफिक इतना बढ़ गई। एक और एग्जांपल देता हूँ। 1993 में मैंने एक बस लिया आंध्र प्रदेश, महबूब नगर जिला जो अभी तेलंगाना में है। महबूब नगर जिला में मैंने एक बस लिया मुंबई को। वो वहां बोलता है बस टू मुंबई, एक्चुअली वो बस मुंबई चलती है, थाने चलती है, कल्याण चलती है, लेकिन एक मेटाफोरिकली उसको बस टू मुंबई कहती है। 1993 में उस रूट पे महबूब नगर टू मुंबई एक बस था, मैंने वो रूट लिया। 36 घंटा हुआ और 2 बस चेंज किया, मतलब 3 बस में हमने बैठा। महबूब नगर से मुंबई आने को 3 बस में आया, 2 चेंज। एक सर्विस था
हफ्ते में एक बस। 2003 में वही रूट किया मैंने, एक हफ्ते में 42 बस। 42 बस डायरेक्ट, नो चेंजिंग ऑफ बस। जिस बस में आपने बैठा वही बस जाती है। हर जगह आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन इतना बढ़ गई। आपको गांव मिलेगा जो डिपॉपुलेट हो गया गांव। ये अगर शहर में आके या टाउन में आके कुछ बहुत बेहतर लाइफ मिल रहा है तो वो एक सवाल है, वो एक इशू है। लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया हमने? प्लानिंग कमीशन का एक डिवीजन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन पावर रिसर्च, IAMR। मतलब प्लानिंग कमीशन का बच्चा है, आप कह सकते हो। IAMR के प्रकार कहना है, IAMR को कहना है, उनका रिपोर्ट 2012-13 रिपोर्ट, इनफॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन। एग्रीकल्चर में नेट लॉस, एब्सोल्यूट डिक्लाइन, 14 मिलियन जॉब, 140 लाख जॉब कम हुआ एग्रीकल्चर में। या जितना इलिटरेट पेजेंट एग्रीकल्चरल लेबरर जो गिर रहा है, निकल रहे हैं, वो इन्फोसिस में जॉब नहीं मिलेगा, बस ये समझ लीजिए। झारखंड से 2 लाख एडोलेसेंट लड़कियां फुल टाइम काम कर रही हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, सिर्फ दिल्ली में 2 लाख, सिर्फ दिल्ली में 2 लाख। हाँ, जब मैंने एक NGO का प्रोग्राम में गया, गेस्ट हाउस, 3 बजे अराइव किया। आई वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। 3 बजे से अराइव किया। वो गेस्ट हाउस में जाएगा तो गेस्ट हाउस मैनेजर विजिल ब्लो करके, सीटी बजा के, एक 11 साल का लड़की 3 बजे से 11 साल का लड़की आई, 11 साल हुआ, और मेरे बैग्स लेने के लिए। मैंने खूब गाली दिया मैनेजर को और बोला तो लड़की आप सो जाओ अभी। लेकिन उनका मार्जिनलाइजेशन इतना हुआ, 24 आवर्स ड्यूटी पे हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स का। ये आदिवासी लोग झारखंड से, सिर्फ दिल्ली का, ओनली न्यू दिल्ली एम काउंटिंग, लेकिन वो झारखंड का लड़के आपको गोवा में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, बैंगलोर में देख सकते हैं। मार्जिनलाइजेशन इतना हो गया उनका, ये बहुत, दिस इज अ स्टार्टलिंग एंड अ टेरिबल रियलिटी। Then you have, whichever way you look at it, the migrations are causing havoc. उसमें families breakup हो जाती है, इसलिए कि एक ब्रांच फैमिली आंध्र प्रदेश की तरफ जाती है, दूसरा ब्रांच एक फैमिली रायपुर की तरफ आती है उड़ीसा से। और बहुत साल में, अभी पिछले सेंसस में थोड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन डेफिनेशन ऑफ सेंसस NSS में, नेशनल सैंपल सर्वे में, सेंसस में, अगर आप 6 महीने रहा वहाँ, अरे यार जो कालाहांडी में है वो कभी भी कहीं भी 6 महीने नहीं रहा, उनके घर में भी कभी साल में 6 महीने नहीं रहा, और उसको सेंसस, मतलब वो माइग्रेंट का डेफिनेशन के अंदर नहीं। माइग्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वी हैव टू लुक एट इन दिस कंट्री एंड इन ग्रामीण भारत। वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्राइसिस ऑफ दैट। सेंसस में एक और बात देखिए, 2 टाइप, एक आर्ग्यूमेंट है जो मैंने सरकार से बहुत बार सुना, केंद्रीय सरकार का सेक्रेटरी वहाँ से आर्ग्यू किया कि देखो ये अर्बनाइजेशन बढ़ रही है इसलिए, लेकिन अर्बनाइजेशन का डेफिनेशन देख लीजिए भाई साहब, सेंसस में 2 टाइप टाउन है सेंसस में। एक कहते हैं स्टैट्यूटरी टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन मतलब का टाउन है, उसका एक म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक कॉलेज है, ये सब है वगैरह वगैरह, ये पुलिस स्टेशन, पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड सब होता है, जैसा रायपुर इवॉल्व हो गया एक स्टैट्यूटरी टाउन। दूसरा टाइप ऑफ टाउन है, उसको कहते हैं सेंसस टाउन। सेंसस टाउन बहुत आर्बिट्ररी टाउन है, जब 3-4 गांव कोलैप्स हो जाती है उसको टाउन बन जाती है। जब अगर आप रायपुर रूरल है, एक दिन वो रायपुर एक टाउन का नाम टाउन बन जाती है, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, कोई सैनिटेशन का तैयारी नहीं है, कुछ नहीं होगा। 2001 सेंसस तक 30 साल आप देख सकते हैं, कौन सा टाउन बढ़ रहा है? स्टैट्यूटरी टाउन बढ़ रहा है, सेंसस टाउन कम है। 2011 सेंसस में देख लीजिए, स्टैट्यूटरी टाउन स्टैग्नेट हो रहा है, सेंसस टाउन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, एक्सप्लोडिंग, 3000 प्लस सेंसस टाउन्स। मतलब पटना रूरल में एक टाउन बन गया। और एक सेंसस स्टैट्यूटरी टाउन का डेफिनेशन अलग है और सेंसस टाउन का अलग है। सेंसस टाउन क्या है? कम से कम 5000 जन और डेंसिटी ऑफ 4000, वो सब है। लेकिन मेन डेफिनेशन है less than 25% of male workforce is in agriculture। इसका मतलब वहां का कृषि बंद हो गया। दैट और वो टाइप टाउन एक्सप्लोर हो रहा है पूरा देश के अंदर, वो टाइप टाउन। सो दीज आर द काइंड ऑफ सिचुएशंस यू आर फेसिंग इन द कंट्री। माइग्रेशन सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री, चाहे ग्रामीण भारत हो या नगरीय भारत, बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरा ओपिनियन में बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द कंट्री। और मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ डाइग्रेस करके बताता हूँ। जब हम ग्रामीण भारत को एनालाइज करते हैं, मेरा अपील है, रिक्वेस्ट है कि उसको देश से अलग करके मत एनालाइज करो। जो ग्रामीण भारत में हो रहा है वो शहरी भारत का इम्पैक्ट है। दोनों साथ साथ एनालाइज करना पड़ेगा। यू कैनॉट सेपरेट, यू कैन लुक एट ग्रामीण भारत डिफरेंटली, बट यू कैनॉट कीप अर्बन इंडिया आउट ऑफ द एनालिसिस। द डिसीजंस आर टेकन इन अर्बन इंडिया, द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड इन अर्बन इंडिया, द इम्पैक्ट इज ग्रेटर इन रूरल इंडिया। यू हैव टू सी द होल कैनवस। अगर आप पेंटिंग देख रहे हैं तो एक ही इंडिविजुअल पेंटिंग में एक ही इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं कर सकते ना, पीछे हटकर पूरा पेंटिंग तो देखना पड़ता है कभी कभी। तो वो है दैट कनेक्शन बिटवीन ग्रामीण भारत एंड अर्बन इंडिया। लेकिन इफ आई हैव टू से व्हाट इज द नंबर वन प्रॉब्लम इन द कंट्री, वेदर इन रूरल इंडिया और इन अर्बन इंडिया, असमानता सबसे बड़ी ग्रोथ है। अरे इकोनॉमी में 5% ग्रोथ हो सकता है, 4% हो सकता है, असमानता में 100% ग्रोथ हो रहा है। भारत के इतिहास में एज ए इंडिपेंडेंट नेशन असमानता इतनी बढ़ गई पिछले 20 साल में, कभी हमारा इतिहास इंडिपेंडेंट से ऐसा नहीं बढ़ा। Highest growth of inequality in our history is in the last 20 years. हर साल फोर्ब्स मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन वो कैपिटलिज्म का एक समझो एक उसका एक ऋषि है। फोर्ब्स मैगजीन हर साल पब्लिश करते हैं दुनिया में कितना डॉलर अरबपति हैं। और उस डॉलर अरबपति का लिस्ट में 5वां रैंक या 4था रैंक भारत। हमारे पास है 56 डॉलर अरबपति। और उसी भारत में नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो कहती है कि 83.6 करोड़ भारतवासियों 20 रुपया से कम खर्चा पे रहते हैं हर दिन। नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रिपोर्ट ऑन लाइवलीहुड्स, जिसका ऊपर अर्जुन सेनगुप्ता का सिग्नेचर है और एक्सेप्टेंस सिग्नेचर है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सिग्नेचर है। आजकल वो असमानता हर तरह आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में देख सकते हैं, हाउसिंग में देख सकते हैं। अरे जो प्लानिंग कमीशन में डिसाइड करते हैं पॉवर्टी लाइन किसका है क्या है,
वहां भी आप असमानता देख सकते हैं। मॉन्टेक अहलूवालिया साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में डिफेंड किया कि रूरल पॉवर्टी का लाइन है उस समय 22 रुपया और अर्बन का 28 रुपया। अभी वो इन्फ्लेशन की तरफ हो गया, ग्रामीण भारत में 28 रुपया और नगरीय भारत में 33 रुपया। तो जब वो डिबेट चल रहा है, मॉन्टेक साहब ने कोर्ट को कहा दीज आर नॉर्मेटिवली एडिक्वेट। अरे लोग सब नॉर्मेटिवली मर रहा है, तो दीज आर नॉर्मेटिवली एडिक्वेट उसको कहना है। तो हमने कहा देखो मॉन्टेक साहब कितने पैसे खर्चा करते हैं हर दिन। तो श्यामलाल यादव उस जमाने में टाइम इंडिया टुडे में था, वो श्यामलाल ने अभी इंडियन एक्सप्रेस में आरटीआई डाल दिया। तो मॉन्टेक जी को कहना है कि आम भारतवासी रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में 22 रुपये में रह सकते हैं, तो मॉन्टेक जी कितने पे रह सकते हैं। तो आरटीआई में ये निकला, उसका फॉरेन ट्रिप्स देखा हमने। अरे पहली बात यह है कि प्लानिंग कमीशन डिप्यूटी चेयरपर्सन का कोई जरूरत नहीं है फॉरेन ट्रिप जाने की, वो काम नहीं है उसका, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन वो 42 ट्रिप किया 7 साल में, और उसमें 23 ट्रिप है यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें प्लानिंग नहीं है। वो प्लानिंग का सिस्टम ही है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। वहां आधा से ज्यादा ट्रिप यूएसए में, और उसका खर्चा एवरेज क्या है हर दिन 2 लाख से ज्यादा। आप चाहते हो कि आपका फेलो सिटीजन 22 रुपया और 28 रुपया के अंदर खुशी से रह सकते हैं, लेकिन आपका एवरेज 2 लाख कहाँ है, 22 रुपया कहाँ। और आप 22 रुपया 33 रुपया आप ले लो अभी अर्बन का आज का, आप क्या कर सकते हैं 33 रुपये। इसमें पूरा ये आपका इनकम नहीं है, ये पूरा एक्सपेंडिचर, मतलब प्रोविजंस के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, रेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, सबके ऊपर 33 रुपया से ज्यादा आप खर्चा किया तो आप गरीब नहीं है। ये कानून है हमारा देश में, दिस इज द रूल ऑफ द लैंड। सो असमानता, और मुंबई से मैं एग्जांपल देता हूं। अभी थर्ड बिग प्रॉब्लम ऑफ रूरल इंडिया, थर्ड बिग प्रॉब्लम असमानता। नंबर 1 माइग्रेशन is part of that problem. Third big problem, battle over resources. लोग देखो, हम सब मॉनसून फेल हो जाएगा तो पूरा डेवस्टेशन हो जाती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर 100% मॉनसून पूरा आएगा तो भी आपका वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसलिए कि हमारा पैटर्न ऑफ यूज ऐसा हो गया, हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऐसा हो गया। जो भी करो, वाटर क्राइसिस आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा स्टेट है। और 2/3 ऑफ महाराष्ट्र शुगर केन कर रहे हैं पानी के लिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, डेक्कन ट्रैप में ड्रिलिंग इतना हुआ, अभी सरकार का गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट GWSD, उनका सर्वे वेबसाइट में लिख लिया कि सिचुएशन इतना खराब है, वी आर हिटिंग पेलियो हिस्टोरिक स्टोरेजेस इन द डेक्कन ट्रैप। इसका मतलब जो पानी लातूर औरंगाबाद में ले रहा है, हो सकता है कि वो पानी 2000, 5000, 10,000 साल पुराना है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ द वाटर क्राइसिस। इस देश में हर पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट, मेजर पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट में वाटर का एंगल है। कावेरी वाटर्स, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, अलमाटी डैम, कर्नाटका वर्सेस आंध्र प्रदेश, रवि बीज, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फराका, इंडिया, बांग्लादेश। आप देखिए हर प्रॉब्लम में, बड़ा बड़ा इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम में पानी आते हैं इस देश में। तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल क्राइसिस है।
मुंबई में पिछले साल जब ये काम कर रहा था, मैंने एक फैंटास्टिक बिल्डिंग्स देखा था, एडवर्टाइजमेंट्स आ गया, मैंने वहां पहुंच गया। आप मुंबई से पुणे जाइए हाईवे पे, हर 100 फुट में एक बड़ा बोर्ड, 100 फुट बोर्ड या 80 फुट बोर्ड मिलेगा, लग्जरी अपार्टमेंट्स, प्राइवेट स्विमिंग पूल ऑन एवरी फ्लोर। 40 फ्लोर का बिल्डिंग में सेपरेट स्विमिंग पूल ऑन एवरी फ्लोर। If I had a projector, I would show you photographs. और तो मैंने एक मेरा फेवरेट था, एक लग्जरी विला, 23 विलास है उसमें, और हर विला के पास एक स्विमिंग पूल है, और बोर्डिंग में लिखा है लग्जरी विला विद अटैच्ड फॉरेस्ट रिजर्व। अरे बेचारा महाराष्ट्र में टाइगर को भी फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है। The damn tiger doesn't have that privilege which they are giving to the owners of the villas. तो ठीक है, मैंने जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स इस बिल्डिंग्स में काम कर रहा था, उनसे मैंने बात किया। आप कौन है, कहाँ से आया, ये काम क्यों कर रहे हैं? वो कौन था? जो 40,000, जो 37 फ्लोर ट्विन टावर्स, मतलब 74 फ्लोर, 74 स्विमिंग पूल्स आ रही है बिल्डिंग, हर फ्लोर में एक स्विमिंग पूल। मैंने कंस्ट्रक्शन लेबर से पूछा, भाई आप कहाँ से? सब मैं मराठवाड़ा से। तो आप क्या कर रहा था वहाँ? सब मैं छोटा किसान था। क्यों छोड़ के आ गया? सब पानी नहीं है वहाँ, पानी नहीं है, अरे अब बेचारा स्विमिंग पूल बना रहा है। देखो क्या battle over resources, whether it's not just mining, that is also a very major battle, but the battle over fundamental resources is sharpening. Inequality, battle over resources, migrations, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैंने आपको 3 के ऊपर, हेल्थ प्रॉब्लम, अभी the health problem, health expenditure is the highest expenditure of the rural family today. The highest expenditure of the rural family today is the health expenditure. हर साल करोड़ों लोग बैंक्रप्सी में जा रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा है, सिर्फ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स की वजह से कारण। 37 million people have fallen below poverty line because of the health expenditures. वो भी एक प्रॉब्लम है। The list is endless, but what is happening is that इसमें beneficiaries भी हैं, बहुत नहीं है, एक परसेंटेज है। गांव में भी आप देख सकते हैं, ग्रामीण भारत में भी वो बेनिफिशियरी। अभी ग्रामीण महाराष्ट्र का ग्रामीण इलाकों का राजा जो है वो कृषि केंद्र वाला है, जो सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बिकते हैं। he is the next MLA वो क्लास से आएगा नेक्स्ट। इसलिए कि एग्रीकल्चर सीड इंडस्ट्री का वैल्यू है साहब, आप समझ लीजिए, सीड इंडस्ट्री का वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू इन इंडियन एग्रीकल्चर is much greater than software exports, much higher than software exports. Okay? We should be worrying about how इस issue में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी डिड अ वेरी गुड जॉब, पिछले लोकसभा का पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। और ये भी फैंटास्टिक है कि उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 14 या 16 पार्टीज रिप्रेजेंटेड है, 14 या 16 पार्टीज रिप्रेजेंटेड है, लेकिन एक 480 पेज रिपोर्ट दिया विदाउट अ सिंगल डिसेंटिंग नोट। मतलब यूनाइटेडली पहली बार मैं देख रहा हूं एक पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग कमेटी, एक भी नोट, एक शब्द डिसेंट के बिना, और ये सब कह चुका है उस रिपोर्ट में, सीड स्पीशीज इज इन डेंजर, agricultural universities have to step forward, we have to make them accountable to the community, not to corporations. Okay, ये सब, तो these are some of the problems. इसमें we don't have time to go into too many, but what about the media?
अब देखो, इन द era ऑफ हाइपर कमर्शियलाइजेशन, हम सब कहते हैं, जब हम जर्नलिज्म में आए हैं उस समय वी वर वेरी प्राउड, अरे हम फोर्थ स्टेट का आदमी है। अभी फर्क नहीं कह सकते हैं फोर्थ स्टेट और रियल एस्टेट के। सब मालिक जो है न्यूज़पेपर और चैनल का, सब मालिक जो है वो सब कॉरपोरेट है, बिग बिजनेस है। और पूरा देश में आप देखिए एक मर्जर हो रहा है। आई कॉल इट द न्यू कन्वर्जेंस, नया कन्वर्जेंस। ये नया कन्वर्जेंस क्या है? बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज मीडिया में आ रही है, बड़े बड़े मीडिया फैमिलीज बिजनेस पे जा रहे हैं, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल फैमिलीज मीडिया में आ रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया फैमिलीज पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस दोनों में आ रहे हैं। मर्जर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिटिक्स, बिग बिजनेस एंड मीडिया। अब देखिए पीटीवी एंड बादल, या देखिए आंध्र प्रदेश में साक्षी, वाईएसआर, साक्षी, जगनमोहन रेड्डी। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल तमिलनाडु, मारन ब्रदर्स। वो बिग मीडिया फैमिली है, बिग बिजनेस फैमिली है, और कह नहीं सकता हूँ कि क्या क्या बिग में है वो। और 60% ऑफ केबल ट्रैफिक, केबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तमिलनाडु वही कंट्रोल करते हैं। बाकी 40% आप जाते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं। और ये तो यू हैव पॉलिटिकल फैमिलीज, मीडिया, बिग बिजनेस, मीडिया एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फैमिली आर मर्ज। उसमें आप देखिए, जब मैं पत्रकारिता में एंटर किया 1980 में, एक लेबर करस्पॉन्डेंट था, यूएनआई में मैं ज्वाइन किया, लेबर करस्पॉन्डेंट था, एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में कवर करते हैं, एक एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट था, ये सब गया। अभी आप दिखाइए फुल टाइम लेबर करस्पॉन्डेंट किस न्यूज़पेपर में है? फुल टाइम। अभी जो कहता है एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट, वो कृषि मंत्री को कवर करता है, उसको कहता है एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट। बेचारा वो कभी गांव न खेत कभी देखा नहीं। शरद पवार को कवर करके या राजनाथ सिंह को कवर करके, वो जो भी है कृषि मंत्री, उसको कवर करके एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। वो कुकम्बर से कैबेज बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट है। लेबर करस्पॉन्डेंट हो गया। बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एक एडिशनल पोर्टफोलियो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब आप पीआरओ से बात करो कंपनी में, अगर स्ट्राइक है या लेबर प्रोटेस्ट में है या करें, उनसे बात करके आप वर्षन दे दीजिए, वो लेबर का वर्षन। जीरो इंपॉर्टेंस टू द इश्यूज ऑफ पोर पीपल। जिस देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पोर है, देखिए जिस देश अरबपति, डॉलर अरबपति का लिस्ट में 5वां रैंक मिलता है, वही देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का रैंक क्या है? 136 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और 5वां, और वो 56 अरबपति का उनका टोटल वर्थ है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 11 या 12%। जनसंख्या क्या है? 1.25 बिलियन, और 12% 55 हाथ में है, 56 हाथ में। ऐसा बढ़ गया असमानता। तो न्यूज़पेपर्स किसको अकाउंटेबल है? एडवर्टाइजर को। और देखिए पिछले 2 साल में नेटवर्क 18 300-400 से ज्यादा एम्प्लॉय को निकाल दिया काम से। और दूसरा, न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग भी नहीं होती इसके बारे में। पिछले 1908 के बाद, अक्टूबर के बाद, जब वॉल स्ट्रीट का क्रैश हुआ, इंडियन मीडिया इंडस्ट्री जो कहता है हाईली प्रॉफिटेबल, 5000 जॉब निकाला, अभी 5000 जन को निकाला नौकरी से, कैमरामैन, जर्नलिस्ट, टेक्निकल।
5,000 कम से कम। आजकल हमारे पास वो ताकत नहीं है काउंट करने के लिए, इसलिए कि यूनियंस भी बंद हो गया, पत्रकार यूनियंस बहुत कम है और उसका ताकत नहीं है, लेकिन कम से कम 5,000 जॉब हुआ और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते। वो बोलता है कि इकोनॉमी इज बूमिंग, इकोनॉमी इज जूमिंग, और अब 5,000 लोग को अब डुबा रहे हो। The Indian media in one line, in one sentence, we are politically free but imprisoned by profit. The media are politically free but imprisoned by profit. I will only cover what makes me revenue. तो ग्रामीण भारत का क्या आपको क्या रेवेन्यू है? तो ग्रामीण भारत में सिर्फ आप कॉर्पोरेशंस का प्रेस रिलीज दे दो, जब रिलायंस का कुछ झगड़ा होगा। आप देखा नया रिपोर्ट, सीएजी का रिपोर्ट, महाराष्ट्र सीएजी का रिपोर्ट, Reliance, the government has not collected in the dispute over SEZ 237 crores, 237 करोड़ रुपया रिलायंस SEZ जो सरकार को देना है, जो पब्लिक फंड्स को एक्सचेकर को देना है, नहीं दिया और सरकार मांगा भी नहीं। यह है ग्रामीण भारत का कवरेज। कोई कुछ नहीं कहता उसके बारे में, इसलिए कि बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स हैं। तो 2-3 न्यूज़पेपर कैरी कर चुका है और ये भी सही है, रिलायंस का वर्जन चाहिए, लेकिन वो कमेंट नहीं देते हैं, उसके ऊपर कमेंट नहीं देते ऑफिशियली। तो ये करेक्ट जर्नलिज्म में उनका वर्जन लेना है, सीएजी का वर्जन लेना है, सरकार से कमेंट नहीं। अभी सिर्फ सीएजी का समरी आ गया और कोई कुछ नहीं कहा, एडिटोरियल में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। The newspapers are politically free, imprisoned by profit. और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में न्यूज़ तो बंद हो गया। देखिए अभी टेलीविजन में हर दिन जो आप देख रहे हैं वो न्यूज़ कवरेज नहीं है, वो टॉक टीवी है, बकबक टीवी है, 4 घंटे 5। क्यों? इसलिए कि इट इज वेरी चीप, उसमें कुछ कॉस्ट नहीं है। अरे 5 आदमी, दिल्ली का 5 आदमी बिठा के 3 घंटा झगड़ा करो, बताएगा एंकर, वो करते हैं झगड़ा, उसमें स्टूडियो का कोई कॉस्ट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड में जैसा वो डिजास्टर हुआ पिछले साल, टीवी क्रूज गया 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए और वापस आ गया। वो कंटिन्यूइंग डिजास्टर 1 मंथ का। अगर आपको एक क्रू लगाना है, वहां स्टेशन करना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते, खर्चा होगा। तो सिर्फ 2 घंटा का फुटेज ले लो और 5 घंटा का ये लोग को लगा दो बकबक करने को। कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट गवर्नमेंट है या सरकार है या आईएएस ऑफिसर है या पुलिस है, या उसमें झगड़ा करो, उसमें कुछ कॉस्ट नहीं है, इट इज चीप। टॉक टीवी, इसलिए टॉक टीवी कहता है उसको कि उसका रेवेन्यू मॉडल वही है, हवाबाजी। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो खर्चा होगा, नहीं, प्लेन टिकट्स में खर्चा होगा, टीवी कैमरास में खर्चा होगा, टाइम में खर्चा होगा, फैसिलिटीज में खर्चा होगा, वहां उस तरफ वो क्रू को कहाँ ठहरना रहना उसमें खर्चा होगा। क्यों यार, एक आदमी को लो यार, किसी ने सेलफोन में मारा उत्तराखंड डिजास्टर, वो लगा दो एक्सक्लूसिव टू CNN IBN या जो भी है, बेचारा कोई सेलफोन में मारा लोग, जिसका घर गई उसमें, लेकिन सेलफोन बच गया। ये सो मीडिया का टोटल अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ द मीडिया, ये to the audience, to the public, they are now only accountable to their corporate owners. ये भी एक बड़ा है। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ, ग्रामीण भारत में जो नौजवान पत्रकार हैं, उसमें मैं जितना एनर्जी देखता हूँ,
उसमें मैं जितना, जब वो नया है 5 साल 10 साल के बाद वो सब हवा निकल जाएगी, लेकिन जितना उनके पास एनर्जी है, कमिटमेंट है, एक इच्छा है कि हम कुछ करेंगे, मैं शहर में देखा नहीं। तो ये हमारा सोर्स ऑफ होप दैट यू कैन डू समथिंग। लेकिन आप उस सेक्टर, ये फ्रेमवर्क ऑफ ओनरशिप में वो नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर को स्ट्रेंथन करो। मैं ये कहता हूं पिछले 5-6 साल में सबसे अच्छा डिबेट और डिस्कशन मैंने देखा था लोकसभा टीवी में, राज्यसभा टीवी में। कोई चिल्लाता नहीं, कोई झगड़ा नहीं करता है, सीरियस रीजन आर्ग्यूमेंट हर साइड से हो रही है। लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर एक, दूसरा मोनोपोली के खिलाफ लॉस, कानून होना चाहिए। अरे अगर एक आदमी हर कंट्रोल करेगा तो आपको क्या, वेयर इज योर फ्रीडम ऑफ योर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय माय फ्रीडम ऑफ ओनरशिप। What I do not want to have covered, you cannot cover. Today, by the way, the biggest ETV जो है, ईनाडू टीवी, ETV का ओनर है मुकेश अंबानी। बहुत लोग ETV देखते हैं, वो नहीं जानते कि ETV पूरा उनका ओनरशिप है नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 का ओनर है मुकेश भाई। Mukesh Bhai owns Network 18, he owns CNN, IBN, he owns my friend Rajdeep Sardesai. अगर हम सब 5 साल बचेंगे इस धंधा में, हम 5 साल सर्वाइव करेंगे, he might own all of us. Again, I will say, historically, the Indian press, Indian media were extremely diverse. Tradition, परंपरा है वहाँ उनका. We have a fantastic tradition. पिछले 20-30 साल में ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, और देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, मैं कह रहा हूँ आपको 5 साल के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है। आई कैन नॉट टेल यू हाउ बिग द क्राइसिस विल बी इन द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। जो प्रिंट मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में कोलैप्स हो रहा है, यहाँ सर्वाइव हो रहा है इसलिए एक कारण, भारत में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन 0 है। जब ब्रॉडबैंड होगा और लोग फ्रीली न्यूज़पेपर को एक्सेस कर सकते हैं नेट में, आपको 8 रुपया क्यों दो अर्धे? Why should I give you 8 rupees every day if I can read it free on the net? Now in Mumbai it is very hard for new newspapers to penetrate because there is good broadband service in Mumbai. Many more people are reading than I read the newspaper on broadband. मैंने जयपुर गया कुछ महीने पहले, मैं अखबार का नाम नहीं लेता हूँ, उनका पूरा स्टाफ जो काम कर रहे हैं डेली ऑफिस में फिजिकल न्यूज़पेपर पे, वो भी अखबार ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं। वो शिफ्ट आ रहा है अभी भी। 5-6 साल में जब ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन हो जाएगा पूरा, जैसा सेलफोन का एक्सपेंशन हुआ, देयर विल बी अ क्राइसिस। बट इन दैट क्राइसिस देयर मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम, फॉर रिफॉर्म, फॉर डूइंग समथिंग एल्स। उसमें वी कैन देन थिंक अबाउट, बट द प्रिंसिपल्स ऑन विच आई थिंक media or any human being should address the problem of rural India, मेरे ओपिनियन में कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन है, 3 पेज आप पढ़ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मेरा मैनिफेस्टो है। उसमें 4-5 प्रिंसिपल, राइट टू वर्क, न्यूट्रिशन, ये 4-5 प्रिंसिपल को आपने अभी इस समय तक एक अबॉर्टिव और ट्रंकेटेड या एम्प्यूटेटेड लेजिस्लेशन कर चुका है, जैसा फूड सिक्योरिटी बिल है। पूरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर वो एक बिल ऑफ राइट्स बन जाएगी, अगर वो एनफोर्सेबल हो जाएगी, अभी दो राइट एनफोर्सेबल हो गया, 4-5 जो हैं बिल ऑफ राइट्स में, जमीन आसमान का फर्क देखेंगे आप। बट द मीडिया, आप बेसिक पॉइंट इज दिस,
media are functioning as purely as a commercial entity. They are functioning as a commercial entity, not as a vehicle of information and communication. Individual journalists might do that. बहुत सारे हजारों पत्रकार हैं जो आइडियलिस्ट हैं, इसलिए वो प्रोफेशन में रहता है, लेकिन ओनरशिप, कमर्शलाइजेशन, हाइपर कमर्शलाइजेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आती है उसका. तो आई विल, आई एम सेइंग दैट द मीडिया आर नॉट, they are not only ill-treating rural India, they are equally ill-treating urban India. They are impartial, they are impartially hopeless. So you want to, it's in our power to change that. It's in our power in public action to act against this. Thank you. पर हर एक चीज़ की एक सीमा है. मुझे वहाँ से एक पर्ची भी आई कि लगातार 2 घंटे से साईनाथ जी बोल रहे हैं, कुछ तो आप ख्याल कीजिए. तो लेकिन ये इतनी अच्छी यहाँ पर डिबेट, इतनी अच्छी बातचीत यहाँ पर चल रही थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि हम में से कोई भी घड़ी देख रहा था या हम में से भी कोई समय की बात कर रहा था. हम सिर्फ सोच रहे थे कि ये सारी बातें, जो बहुत सारे विषय उन्होंने उठाए हैं, उस पर और अधिक बात होती. मैं साईनाथ जी से सबसे पहले तो ये दरख्वास्त करूँगा कि और कुछ समय बाद में हमारे विश्वविद्यालय को थोड़ा और समय दें, फिर आए एक बार और इसी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे. दरअसल जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं और मीडिया की बात करते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग जिनकी पीढ़ियां इसमें खप गई हैं, इस बात को सोचते हैं कि भारत गांव में बसने वाला देश है और भारत गांव में बसता है. हमने बचपन से वही इबारत भारत की पढ़ी है कि भारत गांव में बसने वाला देश है. जब हम पढ़ाई प्राइमरी में किया करते थे तो वो आंकड़ा था कि भारत की 80% आबादी गांव में बसती है. वो धीरे धीरे कम होता गया. आज आपने बहुत सही बात कही है कि अब भारत की सिर्फ 68% आबादी गांव में बस रही. ये चौंकाने वाले तथ्य हैं. इस पर हम सब का ध्यान जाना चाहिए, जो शायद नहीं जा रहा है. जब 100 स्मार्ट शहरों की बात होती है, तब भी हमारे जहन में ये सवाल आता है कि सिर्फ हम 100 स्मार्ट शहरों की बात क्यों कह रहे हैं, हम 5000 स्मार्ट गाँवों की बात क्यों नहीं कह रहे हैं. भारत में कहाँ है जो कहे कि हम 5000 स्मार्ट गांव भी बनाएंगे, या जो गांव हैं उन्हीं को स्मार्ट करने की बात कहेंगे. गांव के गांव डेजर्टेड और वीरान पड़े हुए हैं. कभी आप पहाड़ में जाइए तो पहाड़ में लोग कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है पहाड़ में, तो यहाँ के जितने जवान लोग हैं वो सब नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं और सिर्फ बुढ़े लोगों को वहाँ पर जीवन के लिए छोड़ देते हैं. जब ठंड चली जाती है तब वहाँ जाकर देखते हैं, उसमें से कुछ लोग बचते हैं और कुछ लोग ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं. लेकिन यही स्थिति कमोबेश क्या हमारे ज़मीनी गांवों की नहीं हो गई है? जब आप गांव जाएंगे तो देखेंगे कि कई सारे घरों में ताले पड़े रहते हैं और आप उनकी ओनरशिप के बारे में पूछिए तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन है, कहाँ चले गए. तो इन गाँवों को भी वीरानी होने से बचाने का काम हम सबका है. उसमें सोचने की बात है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी चीज़ें डेवलप होंगी, कौन सी चीज़ों का विकास उन गाँवों में होगा ताकि गाँव फिर से खुशहाल हो सकें, हरे भरे हो सकें, कम से कम लोग वहाँ जा सकें. बहुत सारी बुनियादी बातें साईनाथ जी ने अपने वक्तव्य में कही हैं. कुछ बहुत सारी छोटी छोटी बातें, उसका भी हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता. गांव से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है. गांव में आज किसी व्यक्ति को जाना हो तो उसके पास कोई सरकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आश्रित होना पड़ता है, जिसमें वो अपना बहुत ज़्यादा शोषण कराता है, क्योंकि वो उन बस ऑपरेटर्स या टेम्पो ऑपरेटर्स या फेरी ऑपरेटर्स के मनमाने किराए को देने के लिए बाध्य है. उसके पास आने जाने का कोई जरिया नहीं है. या चाहे संचार की बात करें तो उसके पास कोई पब्लिक ओन्ड कम्युनिकेशन सिस्टम गांव के पास नहीं है. फिर वो सारे इन प्राइवेट ऑपरेटर्स के ऊपर निर्भर है. बहुत सारी बातें हैं. और साईनाथ जी ने जो मीडिया की विसंगति की भी बात कही है, उसको भी हम देखें तो बहुत सारी विसंगतियां हमारे मीडिया के साथ हैं. हम रायपुर शहर में रहते हैं और हम रायपुर शहर का जब कोई भी अखबार देखते हैं तो जानकर हमको दुख होता है कि रायपुर शहर की सरहद के बाहर 12 किलोमीटर पर क्या हो रहा है, इसकी भी खबरें हमारे अखबार हमें नहीं दे पाते. उसके लिए उनका रूरल एडिशन है जो उस रूरल एरिया में चला जाता है. और इसीलिए ये होता है, आज आपने किसी समाचार पत्र में कोई खबर पढ़ी होगी कि आरंग के पास 5 किलोमीटर दूर पर एक गांव की लड़कियां जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास आकर कहती हैं कि हम 3-4 साल से सिर्फ स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में 8वीं के बाद स्कूल में पढ़ाने की सुविधा नहीं है और दूसरे गाँव में सीट्स फुल हो जाती हैं, तो हमें आश्चर्य होता है, तो हमें चौंकाने वाली बात आती है. साथ ही कभी कभी आशा की भी किरण है जब हमें
और 2-4 दिन पहले किसी समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर यह खबर देखने को मिलती है कि गांव वालों ने बार बार शासन से कई बार गुहार लगाई स्कूल बनाने के लिए और उन्होंने नहीं बनाया। अंततः सारे गांव वालों ने कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके उस स्कूल की न सिर्फ बिल्डिंग बनाई है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है, मिड डे मील्स की भी व्यवस्था की है और वो शिक्षक का वेतन देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम शहरों के लोगों में इतनी भी जूर नहीं रह गई कि हम में से कोई वॉलंटियर करके जाए और कहे कि चलो आपने इतना किया, मैं सिर्फ आपके गांव में चल के पढ़ाने का काम करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चौंकाने वाले सवाल हैं। साईनाथ जी तो इस पूरे परिदृश्य के इतने गहन अध्येता हैं कि उनके साथ हम लोग घंटों बातचीत करें तो भी शायद ये वार्तालाप खत्म नहीं होगा। पर मैं समझता हूँ, एक बात जरूर हमसे कहना चाहूँगा कि आज हम सब लोग जो इस सभागृह में उपस्थित हैं, हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास के साक्षी हैं और जो आज यहाँ नहीं है वे एक बहुत बड़े इतिहास को देखने, सुनने और समझने से वंचित रह गए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार फिर साईनाथ जी हमारे बीच आएँ और हमसे बात करें। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे साथी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तमाम लोगों का, जिन्होंने बहुत उत्साह से साईनाथ जी के इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय के साथ कोऑर्डिनेट करने की सहमति दी और लगातार हमारे साथ इसके बीच में बने रहे। श्री रमेश नैयर जी का, जिन्होंने इसके विषय प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया। आज यहाँ पर एक गैलेक्सी ऑफ ऑडियंस है जिसमें बहुत अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं। कुछ हमारे ऑनरेबल एडिटर्स हैं, वर्किंग एडिटर्स हैं, कुछ हमारे भूतपूर्व एडिटर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, कुछ वर्किंग वाइस चांसलर्स हैं, कुछ रिटायर्ड वाइस चांसलर्स हैं, हमारे एनजीओ के साथी हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज के साथी हैं, यूनिसेफ के कुछ लोग हैं, सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। तो एक बहुत अलग वैरायटी ऑफ ऑडियंस यहाँ पर है जिनकी सबकी डेवलपमेंट में रुचि है। और ऑफ कोर्स हमारे विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बहस में आप सब ने सहभागी होकर इस बहस को और अधिक सार्थक बनाया है। एक बार फिर से साईनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।